हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 8 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6 और क्लास 7 का ज्योग्राफी पूरा कवर करा लिया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्लास 8 का अध्याय 1 संसाधन से संबंधित भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करा लिया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वन लाइनर सीरीज का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, तथ्य दिए होते हैं। कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर का सार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू एमसीक्यू के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जिन्हें ये नहीं देखना है, वन लाइनर पॉइंट नहीं देखना है, तो आप सीधे एमसीक्यू पे आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो का स्किप कर सकते हैं आप और यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं और जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। ध्यान रखना है, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है और से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन है। ठीक है, भूमि के बारे में बात करें, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल 30% भाग भूमि है और 70% आप देखेंगे वहाँ पे जल की मात्रा राशि को देखने को मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि 3 में से 2 भाग पर पानी है और 1 भाग पर भूमि है। ठीक, भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख ये खतरा है। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनकशैल का स्वरूप है और जलवायवीय कारक है। ठीक है, मृदा निर्माण के अन्य कारक कौन कौन से हैं? स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा के संगठन में लगा समय। ठीक है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन सा है? मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन सा है? एक तो है आपका वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। ठीक है, मल्च बनाना क्या है ये? तो ध्यान रखना है, पौधों के बीच अनावृत भूमि पर, कहाँ पे? अनावृत भूमि पर जैव पदार्थों जैसे कि परवाल से ढक दी जाती हैं। इससे मृदा क्या होती है? आर्द्रता रुकी रहती है। इसे ही मल्च कहते हैं। ठीक है, वेदिका फॉर्म क्या है? तो ये तीर ढालों पर बनाए जाते हैं। ध्यान रखना है, वेदिका फॉर्म ये तीर ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। ठीक है, वेदिका फॉर्म से जब खेती किया जाता है तो उससे होता क्या है कि पृष्ठीय प्रवाह कम हो जाता है और मृदा अपरदन भी कम हो जाता है। एक है आपका समोच्च रेखीय जुताई। ये क्या है? तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। रक्षक श्रृंखला क्या है? तो तटीय प्रदेशों या फिर शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है, महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है और लवणीय जल देखेंगे पृथ्वी पर सिर्फ 2.7% ही हैं। ठीक है, 70% भाग बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी एनसीईआरटी का ही लाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है उसको उठा करके सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा कि 1% जल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि मानव उपयोग के लिए सिर्फ 1% जल ही उपलब्ध है। ठीक है, जो कि भौम जल या तो नदियों में या तो झीलों में या फिर वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में ये पाया जाता है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत
3,850 घन किलोमीटर पर वर्ष थी, जो कि 2000 में बढ़कर के ये 6,000 घन किलोमीटर पर वर्ष से भी ये अधिक हो गई हैं, ध्यान रखना है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। एक वर्ष में एक टपकता नल क्या कर रहा है यहाँ पे कि 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। सोचिए एक नल, सिर्फ एक नल अगर टपक रहा है उससे बूंद बूंद, तो सोचिए एक साल में 1200 लीटर जल क्या कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। तो सोचिए ऐसे से अगर हमारे देश में अगर लाखों नल होंगे तो सोचिए कितना पानी व्यर्थ चला जाता है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपभोग करता है। ठीक है। जल की उपलब्धता की समस्याएं अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के भाग, ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सवाल आ भी सकता है कि जल की समस्या की कौन सी देश सामना कर रहा है। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देखेंगे कि अलवणीय जल मतलब कि जो जल खारा नहीं है, जो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पीने खाने में। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन क्या है ये, तो ध्यान रखना है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संग्रह क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है। पारितंत्र क्या है, तो जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं, जिसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। ठीक है। वनस्पति क्या है, तो ये बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और फल, गोंद, कागज प्रदान करते हैं। भारत में वन के अंतर्गत 22% भूमि है। ध्यान रखिएगा लाइन, भारत में वन के अंतर्गत 22% भूमि है, जबकि ग्रेट लेक्स 5 झीलों का समूह को कहा जाता है। ठीक है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 मार्च को। वन जीव जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं, उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ध्यान रखना है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, ये वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि वन, घास, स्थल और गुलमर्ग टुंड्रा। ठीक है। सदाहरित वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। ठीक है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, जिसे सदाहरित वन कहते हैं। पर्णपाती वन क्या है, तो आर्द्रता कम होती है और वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। ठीक है। जैसे कि भारत में देखेंगे ये स्थिति देखने को मिलती है। घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। ध्यान रखना है घास स्थल के बारे में कि ये सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष होते हैं और घास उगती है यहाँ पे, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। जिससे कि देखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल पे। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम आबादी वाला है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम आबादी वाला है। पहाड़ों की खड़ी ढलान, रेगिस्तानी इलाके, नदी घाटियाँ, एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं। तो याद रखना है सही आंसर है यहाँ पे पहाड़ की खड़ी ढलान। तो देखेंगे कि यहाँ पे आबादी क्षेत्र जो है वो कम देखने को मिलेगा, रेगिस्तान इलाके में भी कम देखने को मिलेगा। ठीक है। नदी घाटियों में ज़्यादातर लोग नहीं निवास करते हैं, नदी घाटियों के किनारे। ठीक है। क्योंकि आसपास की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, जल जो होता है वो सिंचाई के लिए उपयुक्त हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा घनी आबादी देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। उबड़ खाबड़ पहाड़ों की खली ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन क्षेत्र हैं। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं, इसलिए ये दुनिया की घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, नदी घाटियाँ। चलिए अगला सवाल है भूमि उपयोग प्रतिरूप निर्धारित किया जाता है। स्थलाकृति, मृदा, जलवायु एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। सवाल क्या है, भूमि उपयोग प्रतिरूप निर्धारित करता है किससे, स्थलाकृति से, मृदा से, जलवायु से, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इन तीनों की वजह से देखेंगे कि भूमि उपयोग जो है ये प्रतिरूप निर्धारित करता है, स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे कि स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु है, खनिज है, जल की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
निम्नलिखित पर विचार करें। जलवायु, जनक शैल, समय, जैव पदार्थ, स्थलाकृति। बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक होता है। जलवायु, जनक शैल, समय, जैव पदार्थ, स्थलाकृति। ठीक है, सवाल अच्छा है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब देखेंगे कि मृदा निर्माण में जलवायु, जनक शैल, समय, जैव पदार्थ और स्थलाकृति ये सभी भाग लेते हैं, अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व की कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। विश्व की कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, ये आपको बताना है। 20%, 11%, 22%, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, मात्र 11% ही देखेंगे कि ये भूमि कृषि योग्य है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला दे रखा है, वर्षा दोहन से मृदा का सुरक्षित रखने के लिए एकांतर कतारों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को अंतर फसल कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए एकांतर कतारों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को अंतर फसल कहा जाता है। बी में है, पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई के लिए प्राकृतिक अवरोध के निर्माण को रक्षक मेखला कहा जाता है। सी कथन है, समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। एक से अधिक सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर वन लाइनर वहाँ पर देखे होंगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए एकांतर कतारों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को अंतर फसल कहा जाता है। बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए एकांतर कतारों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों को ही अंतर फसल कहा जाता है। ठीक है, बी में दे रखा है कि पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई के लिए प्राकृतिक अवरोध के निर्माण को रक्षक मेखला कहा जाता है। ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, पहाड़ी ढलान पर ऐसा नहीं किया जाता है, रक्षक मेखला। ठीक है, शुष्क प्रदेशों में देखेंगे कि मृदा का अपरदन से बचाने के लिए रक्षक मेखला की तरह जो होता है वो कतारों में पौधे पेड़ जो होते हैं लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि अगर ये कोई खेत है, इधर से हवाएं चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेड़ लगा देंगे इस तरीके से, जिससे क्या होगा कि ये इन्हें वायु का जो गति है उसको क्या करे, थोड़ा सा अवरोधक की तरह काम करे, रोक दे, जिससे मिट्टी अपरदन यहाँ पे कम से कम हो सके। ठीक है, तो ये कथन गलत है। सी कह रहा है कि समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। ये कथन यहाँ पे सही है। पूछा है सही कौन है, तो डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है आपका वेदिका फॉर्म। ठीक है, ये क्या है आपका वेदिका फॉर्म में खेती इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, देख रहे होंगे यहाँ पे कि चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीर ढालों पर बनाया जाता है ये चीज़ें, ताकि सपाट सतह पर क्या हो, फसलों को उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है, इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम से कम होता है यहाँ पे। और ये है आपका समोच्च रेखीय खेताई जुताई, माफ़ कीजिएगा, समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, इस तरह से करके आपका खेती किया जाता है। ठीक है, और ये है आपका रक्षक मेखला। अब देख सकते हैं यहाँ पे किनारे पर क्या लगा दिया गया है, पेड़ लगा दिया गया है, ताकि यहाँ से हवाएं जब चले तो इसको क्या करे, अवरोधक की तरह ये काम करे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है, वही देखिए लिखा है वेदिका फॉर्म के बारे में, ये चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीर ढालों पर ये बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह जो होता है वो और मृदा अपरदन यहाँ पे कम से कम हो। समोच्च रेखीय जुताई क्या है, तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, अमरेली शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यह अवस्थित है, कहाँ पे है ये अमरेली शहर, आपको ये बताना है। अमरेली शहर कहाँ पे स्थित है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है गुजरात। ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1.25 लाख की आबादी वाला ये सौराष्ट्र क्षेत्र जो कि गुजरात में है ना, यहाँ पे देखेंगे कि एक अमरेली शहर है।
तो इसी के पास देखेंगे तालुका से देखेंगे पानी खरीदने के लिए लोग पूरी तरह से निर्भर हैं। यहाँ पे पानी खरीद के लोग इसके यहाँ पे काम चलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्ध मृत पशुओं में खालिस्तान के कारण शीघ्र ही गुर्दे के विफलता से मर रहे थे। इबुप्रोफेन या फिर डिक्लोफेनाक एस्पिरिन या फिर मैक्रोलाइडस या फिर सदीक होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, ये भी सही है आपका, इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक एस्पिरिन ये दोनों एक ही है, एक ही दवा का नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इन दोनों के देखेंगे कि कारण से ही जो गिद्ध थे भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी मृत्यु हो रही थी किडनी फेल होने से। ठीक है, आइए देखते हैं कि आप जानते हैं से सवाल लिया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन, ठीक है, इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। उनके अपमार्जन उपरांत, अपमार्जन मतलब ये गिद्ध उसको खा जाते थे। ठीक है, अपमार्जन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नष्ट करना, खत्म करना, उसका मतलब कि सफाया करना। तो इसे सफाया कौन कर रहे थे, गिद्ध कर रहे थे। जैसे जो भी जीव जंतु मर जा रहे थे, जिसके में देखेंगे जिसका उपचार के लिए किसको ये सब दवाएं दी जा रही थी, तो उसको फिर कौन खा रहे थे, गिद्ध खा रहे थे, अपमार्जक की तरह काम कर रहे थे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे थे तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ खाने से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एस्पिरिन दवा जो था तो वो तो पशु वगैरह खा रहे थे, जब वो मर जा रहे थे तो उनको फिर कौन खा रहे थे, ये गिद्ध खा रहे थे, जिससे इनका किडनी फेल हो जा रहा था, बहुत सारे गिद्ध यहाँ पे मर रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेसिकली। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। बताना है भारत की कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। हम लोग देखे तभी कि विश्व की कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो 11% था। अब सवाल है कि भारत की कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो याद रखना है 57%। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदा का निर्माण भूमि पर पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और अवक्षय से हुई है। अनावृत चट्टानों का टूटना और विघटित होना यह अपक्षरण है। एक से अधिक कथन सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। दे रखा है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहलाती है या मृदा कहते हैं, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है, बी कथन है कि मृदा का निर्माण भूमि पर पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और अवक्षय से हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर देखेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये देखेंगे चट्टानों से प्राप्त जो खनिज हैं, तो जैव पदार्थों की इन सब चीज़ों का अवक्षय होने से ही बना हुआ है। सी कथन में सही दिख रहा है कि अनावृत चट्टानों का टूटना और विघटित होना ही क्या है, अपक्षरण है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह जमीन से काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ है। भू आकृतियाँ मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करती हैं। मृदा का निर्माण भूमि पर पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और अवक्षय से हुई है। तापमान परिवर्तन, शीत क्रिया, पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा अनावृत चट्टानों का टूटना और विघटित होना क्या है, ये अपक्षरण है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती हैं। दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा, वन मृदा या फिर ऊसर। सवाल है दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए काली मिट्टी यहाँ मिलती है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल, एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं। तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21 मार्च, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना हुआ है।
भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना हुआ है किससे? जलोढ़ मृदा से, काली मिट्टी से या फिर लेटेराइट मिट्टी से? तो याद रखना है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ब्लू कलर वाला, ये सभी देखेंगे ये सभी यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग देखेंगे यहाँ पे उत्तरी मैदान जो दिख रहा है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, एलुवेल सोल भी कहते हैं इसको, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती हैं? बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती हैं? शुष्क प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, मैदानी भाग, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है रक्षक मेखलाएँ शुष्क प्रदेशों में लगाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? बताना है कि कौन सा एक मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो वनों उन्मूलन है, ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई है, रक्षक मेखला है, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तब देखेंगे कि समोच्च रेखीय जुताई तो है, मृदा का संरक्षण कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। रक्षक मेखला भी होगा लेकिन वनों उन्मूलन नहीं होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? बताना है इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है। ठीक है, वनोन्मूलन है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग है, अतिचारण है। तो देखेंगे तीनों की वजह से मृदा का निम्नीकरण होता है, अर्थात यहाँ पे सहायक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30%, 15%, 2.7%? तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 2.7%। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का देखेंगे कि 2.7% ही ये पीने योग्य है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, आलवन जल केवल 2.7% है। लगभग 70% आलवन जल बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है। केवल 1% आलवन जल ही मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, बिल्कुल सही दे रखा है कि आलवन जल केवल 2.7% है जो कि पीने योग्य भी है। ठीक है, बी कथन है कि लगभग 70% आलवन जल बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में पाया जाता है। ये भी कथन सही है। ध्यान रखिएगा, जितना भी पानी आलवन जल के रूप में है ना, उसका 70%, ठीक है, जितना भी पानी आलवन के रूप में है उसका 70% तो आप देखेंगे कि बर्फ के चादर के रूप में या तो फिर ग्लेशियर के रूप में ये मतलब कि मौजूद है, यह देखने को मिलता है। वहीं बात करें, केवल 1% ही आलवन जल ऐसा है जो कि मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अर्थात जैसे कि जो ग्लेशियर में है, जो चादर में है, उसका तो प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो मानव उपभोग के लिए देखेंगे कि मात्र 1% फिर बचता है। ठीक है, ध्यान रखना ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महासागर पृथ्वी के सतह के 2/3 हिस्से को आच्छादित किए हुए है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए ये उपयुक्त नहीं है। आलवन जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में ये पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण वे पहुँच से बिल्कुल ही बाहर है। केवल 1% ही आलवन जल उपलब्ध है जो कि मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भूजल के रूप में नदियों और झीलों में, पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल और जल वाष्प के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, ये तो पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र स्थानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जो तीव्र स्थानों पर या तीव्र ढालों पर कह सकते हैं कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। रक्षक मेखला, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, साइट्स के अंतर्गत लगभग कितने पशुओं और पौधों की प्रजातियां रक्षित की गई हैं? बताना है साइट्स के अंतर्गत लगभग कितने पशुओं और पौधों की जातियां रक्षित की गई हैं।
तो ध्यान रखिएगा 5000 पशु और 28,000 पौधे, ठीक है, इन्हें साइट्स के अंतर्गत यहाँ पे रक्षित की गई हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइट्स का मतलब है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइट्स का फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि साइट्स में आई का क्या मतलब है, या फिर यहाँ पे एस का क्या अर्थ है, ठीक है, डब्ल्यू का क्या अर्थ है, यहाँ से सभी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। साइट्स का फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रचित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ इसके उदाहरण हैं, ठीक है, जिन्हें रचित की गई हैं। वैसे तो 5000 देखें पशुओं की प्रजातियाँ और 28,000 जातियाँ हैं पौधों की, उन्हें रचित की गई हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की उपस्थिति की एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है। सवाल है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की उपस्थिति की एकता की रक्षा के नामित किया गया है प्राकृतिक क्षेत्र, उसे क्या कहेंगे, उस प्राकृतिक क्षेत्र को हम क्या कहेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, पारितंत्र, जैवमंडल, निचय, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्र की उपस्थिति की एकता की रक्षा को जो नामित किया गया है प्राकृतिक जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जबकि जैवमंडल नीचे क्या है, तो ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि ब्लैक बक क्या है। ब्लैक बक क्या है, पशु है, पक्षी है, जहरीला काला सांप है, या फिर अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है ब्लैक बक एक पशु है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप देख सकते हैं यही है ब्लैक बक, ठीक है। ब्लैक बक की सुरक्षा की आवश्यकता है, ये डेंजर प्राणी है, ठीक है, मतलब खतरे में है, कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, मानव उपयोग के लिए वर्ष 2000 में जल की खपत कितनी थी। मानव उपयोग के लिए वर्ष 2000 में जल की खपत कितनी थी, देख ऑप्शन में आपको बताना है। ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये सी ऑप्शन 6000 घन किलोमीटर पर वर्ष, ठीक है। क्या आप जानते हैं, सवाल लिया गया था, ठीक है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर पर वर्ष थी, जो कि 2000 में बढ़कर के 6000 घन किलोमीटर पर वर्ष से भी अधिक हो गई, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कितना वर्ष लगता है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने में कितना वर्ष लगता है, तो याद रखना है सैकड़ों वर्ष लग जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्या आप जानते हैं, सवाल लिया गया था, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या आप जानते हैं, इससे ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, विश्व के 90% जनसंख्या भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर रहती हैं। विश्व के 90% जनसंख्या भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर रहती हैं। 30%, 70%, 10%, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा यहाँ पे 30%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व के 90% जनसंख्या भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र में निवास करती हैं, तो 30%, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ सकते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ देख लेते हैं एक बार। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती हैं। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या तो निर्जन है, ठीक है, समझिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक भूमि का टुकड़ा है, या फिर कह लें कि हमारा पास ये पूरा विश्व का ये पूरा कुल भूमि है, ठीक है। इसका अगर हम कर रहे हैं भाग में, अगर डिवाइड करें तो 30% भाग पर कह रहा है यहाँ पे, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसे हम लोग बांट लेते हैं। इसको ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा है 70% भाग, ठीक है, और ये कितना है
30% भूमि यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड की जो जनसंख्या जितना भी है, ठीक है, 7 अरब से प्लस चला गया है, तो उसका 90% जो निकालेंगे ना, तो 90% जो जनसंख्या निवास करती है सिर्फ इतना में ही करती है, इस वाले पार्ट में 30% में। बाकी जो 70% जो बच रहा है भूमि, इसमें या तो क्या है, यहाँ पे निर्जन है, या तो यहाँ पे विरल विरल जनसंख्या देखने को मिलती है, या फिर कह सकते हैं कुछ मतलब कि बिखरे हुए जनसंख्या कह सकते हैं, या थोड़ा बहुत जनसंख्या देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे देखने को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कुल भूमि का 30% पर ही देखेंगे कि 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, बाकी 70% पे तो लोग रहते ही नहीं, या तो निर्जन है या तो बहुत कम लोग रहते हैं, विरल जनसंख्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, सवाल बस इतना ही था। बाकी एनसीईआरटी बुक में ये अंतिम में जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसका भी कुछ देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पहला सवाल है, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो समय है, जैव पदार्थ भी है, लेकिन मृदा का गठन नहीं है। ठीक है, खा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो ये होगा वेदिका कृषि। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेदिका कृषि। ठीक है, समोच्च रेखीय भी होता तो वो भी सही होता। मल्चिंग अलग चीज़ है, और रक्षक मेखला तो आप देखेंगे शुष्क प्रदेशों में या समतल जहाँ पे पवनें चलती हैं तेज गति से, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हम पेड़ लगा रहे थे ना किनारे किनारे, वो वाला है ये। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। पहला है बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, बिल्कुल सही है। नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे बताइए कौन सा सही होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। वैसे यहाँ पे तो ग भी सही लग रहा है। ठीक है, कि खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिर होना चाहिए सही आंसर। अच्छा, सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक संरक्षण के बारे में बात हो रहा है, तो आई थिंक इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, ये प्राकृतिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखेंगे नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ प्रकृति का रक्षण कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, तो प्राकृतिक चीज़ है ये। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, तो ये भी इससे देखेंगे कि नष्ट करने से क्या हो रहा है कि हमारा जो वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, उसको हम बचा रहे हैं, तो प्रकृति को संरक्षण जो कर रहे हैं। लेकिन बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, कर तो देना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन प्राकृतिक संरक्षण इससे यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से क इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप लोग तो कुछ भरते ही नहीं हैं, कहीं भर भी दिया कीजिए। ठीक है, जो मन में आता है वो कुछ लिख दिया कीजिए, क्या ही बोले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि उपयोग है। ठीक है, तो भूमि उपयोग में इसमें हम लोग किसे मिला सकते हैं, तो आप देखेंगे भूमि का उत्पादनकारी उपयोग है ये वाला। ठीक है, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस क्या होता है, तो आप देखेंगे ह्यूमस यहाँ पे स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा ऊपरी मृदा पर वो निक्षेपित जैव पदार्थ है ना, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, अब है चट्टान बांध, क्या है, चट्टान बांध है, तो इसे कहेंगे बांध बना रहे हैं क्यों, ताकि हम मृदा अपरदन को रोक सकें। ठीक है, अब जयमंडल क्या है, तो जयमंडल हम बता चुके हैं कि यह स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच का जुड़ा एक संकरा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ और कुछ अलग से बुक में दिया गया क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।